दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या वाकई जो मोबाइल फ़ोन टावर के जो रेडिएशंस होते हैं क्या वाकई उनसे कैंसर हो जाता है, क्या वाकई उनसे बॉडी में ट्यूमर्स बन जाते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में ये चीज़ समझा सकूँ। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है 100% टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूँ आसान भाषा में आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टावर्स जो हम देखते हैं, विशाल टावर्स बनाए जाते हैं 40, 50, 60 मीटर के। इनका बनाने का मुद्दा और मकसद यही है कि जो ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनसे आपके मोबाइल को सिग्नल मिलती हैं, ताकि उनको एक हाइट प्रोवाइड जो मोबाइल कंपनी वाले हैं ताकि उनको हाइट प्रोवाइड कर सकें। वो यूजुअली दोस्तों होता ये है, जो हमारे मकान होते हैं यूजुअली वो 10 से 15 मीटर का जो उनकी हाइट होती है, नॉर्मल हाइट। तो मोबाइल कंपनीज की कोशिश ये होती है कि उसके आगे भी जो एवरेज हाइट होती है एक क्लटर की, एक एरिया की, जो भी एक बस्ती होती है उसकी जो एवरेज हाइट होती है 10, 15, 20 मीटर। अगर वहाँ पेड़ वेड़ भी लगे हैं तो कोशिश की जाती है 10-20 मीटर, 10-12 मीटर उसके ऊपर ये एंटीना जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो सिग्नल्स आपको ये रेडिएट करते हैं, तो कोशिश की जाती है उसके ऊपर 10 मीटर लगाने की। तो टावर जो होता है ये जो एंगल आयरन जोड़ के बनाया जाता है, इसका केवल काम यही होता है कि एक हाइट प्रोवाइड करते हैं ये एंटीनाज को। तो इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती है, इसमें कोई करंट नहीं लगी होती है, तो ये केवल हाइट के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों इस टावर के ऊपर लगता क्या है, इस पर 2 तरह के एंटीनाज लगते हैं। एक होते हैं माइक्रोवेव एंटीनाज जो डोल जैसे आपको नीचे से दिखते होंगे, वो डोल जैसे उस पर लगे होते हैं। और दूसरे होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीनाज। और जो ये माइक्रोवेव एंटीनाज हैं इनका जमीन के साथ कोई लेना देना है नहीं, ये नीचे की तरफ नहीं देखते हैं। इनका टोटल यही होता है, इनका ये माइक्रोवेव एंटीनाज का काम यही होता है, जो डोल जैसे होते हैं इनका ये काम होता है कि 2 टावर्स के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखें। अगर आप ये इस टावर में जो डोल लगा होता है अगर इस तरफ वो देख रहा है तो इसका मतलब है इस तरफ से चाहे 500 मीटर के बाद, 200 मीटर के बाद या 101 किलोमीटर के बाद एक टावर है जिसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है। और क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, इसकी वजह से आपको ये फायदा हो रहा है। जब आप एक टावर की कवरेज से दूसरे टावर की तरफ जाते हैं तो ये टावर इस दूसरे टावर को बताता है कि ये बंदा वहां आ रहा है और ये कॉल पे है, तो इसकी कॉल नहीं कटनी चाहिए, तो इसको संभाल लो। तो फिर इसके रिसोर्सेज से निकल के वो इसके रिसोर्सेज यूज करता है और फायदा ये होता है आपकी कॉल भी नहीं ड्रॉप हो जाती है। तो इसका यही काम है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसकी जो माइक्रोवेव जो सिग्नल्स है वो नीचे आती नहीं है, एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करते रहते हैं, चाहे 40 मीटर जमीन से ऊपर, 50 मीटर जमीन से ऊपर या 60 मीटर जमीन से ऊपर। और दूसरे हैं जिनकी जो रेडिएशंस नीचे आती हैं, जिनकी सिग्नल जो आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंचती हैं दोस्तों, वो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीनास। और वो पूरे रेक्टेंगल शेप में बने होते हैं जो टावर के ऊपर लगे होते हैं। तो यूजुअली एक ऑपरेटर होता है वो यूजुअली 3 एंटीनास लगाता है टावर के ऊपर, और उनमें तकरीबन 100 से 120 मीटर की 120 डिग्री की जो है सेपरेशन रखी जाती है। सपोज अगर एक को 0 डिग्री पे रखा जाता है तो दूसरे को 120 डिग्री पे रखा जाता है और तीसरे को 240 डिग्री पे रखा जाता है। तो यही जो होते हैं, यही एंटीना जो होते हैं, यही आपकी मोबाइल को जो है कवरेज देते हैं, यही ट्रांसमिट करते हैं जो उसको सिग्नल, और फिर मोबाइल जो वापस इसके साथ कम्युनिकेट करता है, जो वापस तो उसको ये रिसीव भी करता है, उस सिग्नल को ये रिसीव भी करता है और यही ट्रांसमिट भी करता है। तो यही चीज़ है जो एंटीनाज जो रेडिएट जो नीचे कर रही होती हैं सिग्नल्स। दोस्तों जो एंटीनाज जो सिग्नल्स रेडिएट करती हैं इन्हें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। और जो एक्सरे होता है, जो एक्सरे में जो रेडिएशन होती है, जो हड्डी टूटने पे जो एक्सरे करना पड़ता है, उसे कहा जाता है आयोनाइज्ड रेडिएशन। और वो होती क्या है, जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है वो जिस्म के आर पार हो पाती हैं, वो पेनिट्रेट कर पाती हैं इंसान के जिस्म को। और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि बंदूक की गोली होती है, जैसे वो सीधे पेनिट्रेट कर पाती हैं, वैसे एक्सरेज जो होती हैं उसकी रेडिएशन वो आर पार हो जाती हैं जिस्म के। लेकिन ये जो मोबाइल जो टावर की जो रेडिएशन होती है दोस्तों, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये नहीं पेनिट्रेट कर पाती हैं इंसान के जिस्म को। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर पानी छिड़का जाए किसी इंसान के बदन पे तो वापस आ जाएगा, वो दाएं बाएं चला जाएगा। तो वैसे ही ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी ऐसी होती हैं, ये जिस्म को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं।
और इनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये एक इंसान की सेल्स को डैमेज कर सके, एक इंसान के डीएनए को डैमेज कर सके। हालांकि दोस्तों जो एक्सरेज की रेडिएशन है, अगर उसमें इंसान ज़्यादा देर तक एक्सपोज होता रहा तो उसमें कैंसर होने के चांसेस हैं, उसमें ट्यूमर बनने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर जो मोबाइल टावर जो रेडिएट करता है, ये नॉन आयोनाइज्ड है, तो ये इंसान के इसमें एनर्जी उतनी नहीं होती है कि ये इंसान के जिस्म को पेनिट्रेट कर सके, इंसान के जिस्म के अंदर जा सके। हालांकि जो एक्सरेज होते हैं वो इजीली इंसान के जिस्म के अंदर चली जाती हैं। और दोस्तों अगर रिसर्च की मैं बात करूं, अभी तक दोस्तों ऑलमोस्ट पिछले 30 सालों से अभी तक आज की डेट तक ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं, और जिसमें कहीं पर ये प्रमाण नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा है कि इस रेडिएशन से कैंसर, एक इंसान को कैंसर हो सकता है या ये हार्मफुल हो सकते हैं एक इंसान के लिए। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनने अपनी निगरानी में बहुत सारे देशों में रिसर्च करवाई है, और अभी तक उनको भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि ये हार्मफुल, ये जो मोबाइल फ़ोन टावर के जो रेडिएशंस है ये हार्मफुल है। कहीं पर भी WHO ने ये भी नहीं पाया है। तो दोस्तों इसका मतलब है अभी तक जो कहा जाता है कि इस रेडिएशन से जो कैंसर होता है, तो दोस्तों ये बेबुनियाद है, ये मनगढ़ंत है और ये एक मिथ है। और जो लोग ये फैलाते हैं ये टोटल उन्होंने देखा कहाँ होता है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। वो केवल और केवल ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कोई मैसेज देख लिया, पढ़ लिया, तो बस वो उसी को फैक्ट मानने लगते हैं। जबकि उनको देखना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड, वहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं लिखा होगा, किसी रिसर्च का नाम नहीं लिखा होगा। जैसे मैंने कहा, इस पर कंटिन्यूसली रिसर्च हो रही है और अभी तक साइंटिस्ट्स ने कुछ नहीं पाया है। और यहाँ तक कि जो यूएस से यूके में ऐसी भी रिसर्च हुई है कि जिनके घरों में टावर लगे हैं उनको टेस्ट किए जाते हैं, कंटिन्यूसली उनको टेस्ट किए जाते हैं। और जो उसी टावर से जो 1 किलोमीटर दूर रहता है इंसान, उनके भी टेस्ट किए गए हैं अभी तक रिसर्च में। लेकिन बिल्कुल वो नॉर्मल, जैसे वो जो जिनके घर में टावर है या जो टावर के करीब रहते हैं और जो 1 किलोमीटर दूर है, टेस्ट सामान्य आ गए उनके, बिल्कुल नॉर्मल है। और उनसे ये भी पूछा गया है कि क्या उनकी नींद में कोई खलल आती है कि जब से ये टावर लगे हैं। बिल्कुल भी ना तो उनकी नींद में कोई खलल है, ना तो उनके शरीर में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम पाई गई है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कि ये टोटल एक मिथ है अभी तक, बिकॉज अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। और कंटिन्यूसली जैसा कि मैंने कहा, इस पर रिसर्च चल रही है और वो आती रहती हैं, उसकी रिपोर्ट्स जो है पब्लिश होती रहती हैं, जिसको मैं भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता हूँ। और खुदा न खास्ता कभी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती भी है जो हमें चौंकाए, तो मैं तुरंत उस वीडियो बनाऊँगा और आपके सामने वो वीडियो लाऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको करना ये है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं वैसा कुछ, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसा कभी हमें देखने को ना मिले, तो मैं तुरंत जो भी रिपोर्ट आती हैं, कोई अगर चौंकाने वाली आती भी है, तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। अब दोस्तों ये तो हो गया ये चीज़। अब हिंदुस्तान में इसमें क्या किया जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है इस बारे में। हालांकि अब ये पता चल चुका है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कोई हार्मफुल इफेक्ट इंसान के जिस्म पे नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान सरकार ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है यहाँ पर, जो रेगुलेटर है, जो निगरानी करता है, जो मोबाइल कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, इनकी जो निगरानी करता है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये निगरानी करते हैं यहाँ पर मोबाइल कंपनीज पे, इन पे नज़र रखे हुए हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है वो भी यही करते हैं, यही ट्राई डिपार्टमेंट ही करता है। और जबकि ट्राई को पता है कि ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने स्टेप्स ले रखे हैं। जैसा कि ऐसे जिस मोबाइल कंपनी को भी कोई अगर नया टावर बनाना होगा, नया टावर रेडिएट कराना होगा, तो उसको चलाने से पहले उनको ट्राई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है EMF सर्वे रिपोर्ट। जब वो ट्राई के पास जाएगी, जब उसके पैरामीटर जो हैं वो कंप्लायंस होंगे, तब ही ट्राई उनको एलो करता है कि तभी वो उसको चला सकते हैं। और ट्राई की परमिशन के बगैर कोई मोबाइल कंपनी कहीं पर भी टावर नहीं चला सकती है। दोस्तों इसमें होता यह है, जो ही टावर बन जाता है, यहाँ पर अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, जो ही उस पर सामान लगता है, जो ही उस पर माइक्रोवेव एंटीनाज लगते हैं, जो ही उस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीनाज लगते हैं, जिनसे आपके मोबाइल को कवरेज आती है,
तो सबसे पहले मोबाइल कंपनी को वो रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिपोर्ट जो है वो पहले तैयार करनी पड़ती है। ट्राई के लिए होता ये है इंजीनियर को भेजा, वो इंजीनियर जो कंपनीज हैं वो एक इंजीनियर को वहाँ साइट पे भेजते हैं एक टूल लेके जो ये नापता है, ये जो पावर है इस सिग्नल का, जो पावर है, जो इसकी इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, उससे को मेजर करने के लिए एक टूल होता है जो बहुत ही महंगा होता है, ऑलमोस्ट 20 से 30 लाख रुपए का एक टूल होता है जिसे नाडा टूल कहा जाता है। तो इंजीनियर क्या करता है, उसके लिए ट्राई ने एक गाइडलाइन रखी है कि जो भी टावर, जैसे टावर अगर यहाँ पर है इस जगह पे है तो इसके 60 मीटर के रेडियस में ट्राई ने जिनको क्राइटेरिया रखा है कि टेस्टिंग करनी है इसी नाडा टूल से। तो पहला क्या करना है, इंजीनियर क्या करता है, टावर पे जाके ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए साइट को ऑन किया जाता है, जिससे कि ट्राई ने वो परमिट किया है इनको कि 3 घंटे तक ये टावर को चला सकते हैं। और साइट से 5-10 मीटर दूर होके पहले इंजीनियर वहाँ पर पहले इस नाडा टूल से पहले इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी यहाँ चेक करता है। जो ट्राई ने एक पैरामीटर जो ट्राई को चाहिए होता है इस 60 मीटर के रेडियस में, उसे कहा जाता है EIRP। यही चाहिए होता है, जिसका मतलब है इफेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर। इसका जो दोस्तों रेशियो जो ट्राई ने रखा हुआ है वो है 0.5, और इस 0.5 जो है इसे थ्रेशहोल्ड बना रखा है। इससे ज़्यादा इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर पहले मेजर करता है, यही EIRP जो है यहाँ मेजर करता है इसी नाडा टूल से साइट के 5-10 मिनट दूर। और अगर टावर किसी बिल्डिंग पे लगा है, किसी मकान पे लगा है, तो मकान के चारों तरफ वो चेक करता है इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी, कहीं वो EIRP वैल्यू जो है वो कहीं थ्रेशहोल्ड से बाहर तो नहीं चली जा रही है। और उसके बाद जो ये तो हो गया साइट के आसपास, फिर 60 मीटर के रेडियस में देखा जाता है, 60 मीटर के अंदर जितने भी मकान हैं उनके पास जाके, उनके दरवाजे के पास जाके, उनकी खिड़की के पास जाके वो नाडा टूल लेके इंजीनियर जाता है और वहाँ रेडिएशन इंटेंसिटी चेक करता है। वहाँ देखता है कि जो ट्राई ने जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू रखा है कहीं ये उसको एक्सीड तो नहीं कर रहा है, क्या पावर लिमिट में आ रहा है, सिग्नल का जो पावर है क्या वो उसी लिमिट में है जिसमें हमें ट्राई ने कहा है। तो इस चीज़ की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। और दोस्तों ये जो नाडा टूल में जो रिपोर्ट बनती है ये इसकी कोई टेम्परिंग भी नहीं हो सकती है। तो ट्राई को ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रॉपरली, उसके साथ एड्रेस दिया जाता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली हम टावर बना रखा है हमने, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए जाते हैं ट्राई को, उसकी हाइट दी जाती है कि जो एंटीना है जो जिसे रेडिएट करना है उसकी एग्जैक्ट हाइट दी जाती है ट्राई को। और उसका बाकायदा तौर पे जो मेक एंड मॉडल है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में जो मेक एंड मॉडल जो आपने देखा ही होगा, वैसा ही एंटीना का मेक एंड मॉडल होता है, वो तक ट्राई उनसे वो चीज़ भी मांग लेता है, वो चीज़ भी देनी पड़ती है इनको कि किस मेक एंड मॉडल का एंटीना लगने जा रहा है इस पे या लगा हुआ है इस साइट पे, उसकी हाइट क्या है। तो ये सारी डिटेल्स जो है उनको ट्राई को सबमिट करनी पड़ती हैं। और जो ही ये रिपोर्ट कंप्लायंस आती हैं तब जाके इनको एक्नॉलेज वो रिपोर्ट होती है ट्राई से, तब जाके ट्राई उनको गो अहेड देता है कि ठीक है आप इस साइट को चलाइए, इसको ऑन एयर करवाइए। अगर ये नॉन कंप्लायंस आती हैं, अगर वो पावर जो है हाई है, जो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा जा रहा है, तो उनको ट्राई पहले पावर कम करवाता है। और दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, और इतना मैं दोस्तों जो मैंने देखा है ट्राई बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस बारे में। और यहाँ तक ही नहीं कि बस इन्हीं की रिपोर्ट पे भरोसा किया जाए, ट्राई ने अपने इंजीनियर्स को है तो साल के 360 दिन वो एक्टिव होते हैं, वो घूमते रहते हैं, कंजस्टेड एरियाज़ में जाते हैं, अर्बन सब अर्बन जो विलेजेस होते हैं वहाँ जाते रहते हैं, रैंडमली वो साइट्स पे जाते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सिटीज़ में, गाँव में, वहाँ जाके वो रेडिएशन इंटेंसिटी कंटिन्यूस इसी नाडा टूल से चेक करते रहते हैं। अकेले जाके वहां जहां पर कंजस्टेड एरिया, जहां पर 4-4 5-5 साइटें होती हैं, वहां जाके इस नाडा टूल से वो जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वहां चेक की जाती है। और यही चीज़ देख के जो हिंदुस्तान में जो कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, ये कॉशियस रहती हैं कि कहीं पर इंश्योर करती हैं कहीं उस थ्रेशहोल्ड वैल्यू को वो क्रॉस ना कर लें। तो दोस्तों इस बारे में ट्राई बहुत स्ट्रिक्ट है। जो ही उनको लगता है कि कहीं पर ये नहीं, ये जो पावर के रेडिएशन जो है ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रही है, तो इंस्टेंटली उस ऑपरेटर को, वहां पर जितने भी ऑपरेटर होते हैं 20-30 मीटर में,
मोबाइल्स कंपनी के जिनके भी टावर होते हैं इंस्टेंटली उन पे फाइन लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, और वो भी हज़ारों में नहीं लाखों और करोड़ों में उनको पेनल्टी लगाई जाती है। बहरहाल जो मैंने ट्राई का एक्टिव पार्ट देखा है इसमें और जो मैंने रिसर्च की है दोस्तों, इससे पता यही चलता है कि हिंदुस्तान में लोग सेफ़ हैं। इस जो मोबाइल की जो रेडिएशन है इससे बिल्कुल भी कोई हार्मफुल इफेक्ट इंसान के जिस्म पे नहीं होता है। और ये जो फैलाया गया है दोस्तों ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक मिथ है जो कोई किसी मैसेज में मोबाइल के व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ लेता है और इसी को फैलाता रहता है, जबकि उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता है। और जैसा कि मैंने कहा पिछले 30 साल से रिसर्च चल रही है और कोई भी एविडेंस ऐसी नहीं है कि जो सजेस्ट ये करे कि इससे कैंसर या ट्यूमर होता है। तो दोस्तों हमें इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा रिसर्च कंटिन्यूसली चलती रहे, वो कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है हर किसी मुल्क में जहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ आता भी है तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको एक वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।